नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। कोरोना ने तो दुनिया को हिला के रख दिया है। हमने तो बहुत पहले कहा था, एक वीडियो हमने कोरोना वायरस के ऊपर भी डाला है, जिसमें हमने 18 दिसंबर की अपनी फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट डाला है, जिसमें हमने 18 दिसंबर को ही कह दिया था कि गया वो दिखाएंगे दुनिया ने जो आज तक नहीं देखा, और चीन के ऊपर भारी संकट आने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और सारी दुनिया की इकोनॉमी को ले डूबेगा। फिर 9 फरवरी को हमने कह दिया था कि आपको मुश्किल ना आए, इसलिए आप जरूरी दवाइयाँ, घर का राशन, पैरासीटामोल की गोलियाँ, फेस मास्क ये घर में ला के रखें, मुश्किल ना आए। और जब हमने 9 फरवरी को लिखा तब इंडिया में एक भी केस नहीं था। खैर, अभी दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलेगा। इस संकट से तो हम निकल आएंगे। बड़े बड़े संकट दुनिया ने झेले हैं, इस संकट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, हर चीज़ बदल चुकी होगी। कौन सा सुपर पावर रहेगा, कौन सा नहीं, किस देश की इकोनॉमी ऊपर रहेगी, किसकी नहीं, ये सब कुछ नक्शा बदल जाएगा। और इसके आभास कई तरह से मिलने लग गए हैं। अगर देखें, आंकड़ों पे जाएं तो लगभग 30 लाख लोग दुनिया में कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं, जो कन्फर्म केसेस हैं। और मौत का आंकड़ा भी 2 लाख से कहीं ऊपर चला गया है। इसमें 10 लाख के करीब मामले तो अकेले अमेरिका के हैं, और जिसमें 60,000 के करीब लोगों की मृत्यु अकेले अमेरिका में हो चुकी है। अब ये चीज़ें तो सब आएंगी जाएंगी। एक इसका जो बड़ा भारी प्रभाव देखने में आया, 18 अप्रैल को 1983 के बाद पहली बार WTI क्रूड फ्यूचर्स माइनस में भाव चला गया, $37-38 माइनस। यानी कि अगर आप एक बैरल तेल खरीदेंगे तो आपको $37-38 मिलेंगे। कई लोगों को लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माइनस में भाव कैसे आ सकते हैं। इसके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत कुछ चला। पानी से सस्ता तेल, क्योंकि बोतल बंद पानी की जो कीमत है उससे कम कीमत सही महीने में देखें तो तेल की आ गई थी, या इस वक्त भी लगभग वही है। तो क्या ये वाकई पानी से सस्ता तेल हो जाएगा? क्या भारत में भी पेट्रोल 5, 7, 10 रुपये लीटर मिलने लग जाएगा? ये कई सवाल हर एक व्यक्ति के मन में उठते हैं। पहले हम आपको इसी में एक ये चीज़ और भी छुपी है, हम आपको बता दें कि ट्रेडिंग जो होती है, जैसे शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, और क्रूड भी एक कमोडिटी है। लोग डेली को चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं। वो हमने आज तक देखा है, हज़ारों लोगों से बात हुई है, कभी आज तक हमें एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ट्रेडिंग से कमा के निकला हो। 1, 2, 4 बार 10 बार कमाया होगा, पर अल्टीमेटली इसमें लोग लुट के ही निकलते हैं और बुरी तरह बर्बाद होकर निकलते हैं। उसके अंदर एक रहस्य छिपा है जो हम आज क्लियर करेंगे तेल के भाव के साथ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपको सब स्पष्ट होगा। शेयर्स की हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे तेल हो, चाहे सोना चांदी हो, 2 तरह के सौदे होते हैं, एक स्पॉट, एक फ्यूचर्स। यानी कि आपने शेयर को खरीदना है। रिलायंस का शेयर मान लो 1200-1300 रुपये का है। आप आज एक शेयर खरीदें, आप शाम को 1200-1300 रुपया जो भी उसकी कीमत है देंगे और आपको शेयर डिलीवरी कर दी जाएगी। ऐसे ही आप सोना चांदी या कोई भी कमोडिटी, कॉपर, जिंक, हर चीज़ का है। इस तरह से इवन भारतीय बाजार में गुड़, चीनी, दालें और इन चीज़ों के फ्यूचर्स का भी सौदा होता है। आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फ्यूचर का सौदा फ्यूचर के लिए होता है। जैसे क्रूड ऑयल है, इसमें मई के सौदे भी हैं, जून के भी हैं, उसके बाद के सौदे भी होते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, मई फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। 18 अप्रैल को मई फ्यूचर्स क्रूड जो है वो 37 पॉइंट कुछ डॉलर, यानी कि $38-40 तक माइनस गया। इसका मतलब क्या था कि जिनके उस लास्ट डे था, मई के सौदों को स्क्वेयर अप करने का या निपटाने का आखिरी दिन था, उस दिन जिसने भी खरीदा बेचा है उसको या तो पैसे देके, मान लो किसी ने $20 पर बैरल पे खरीदा है, किसी ने $25 पे खरीदा था, किसी ने 30 पे, किसी ने 15 पे, शायद किसी ने 10 पे भी, उसको 10, 15, 20, $25 एक बैरल के हिसाब से चुकाकर उसका सौदा उठाना है, या फिर जो भी उस दिन का भाव है उसका हिसाब से घटा बड़ी देर लेके करना है। अब लोगों ने खरीदा हुआ था माल, उस दिन भाव इतना नीचे चला गया। मार्जिन होता है जो सौदे में घटी बड़ी को कवर करने के लिए, मार्जिन होता है। मार्जिन देने का कैसे रहे? मार्जिन 100 रुपये की चीज़ खरीदोगे, कोई 20 रुपये लेगा, कोई 50 रुपये मार्जिन लेगा, कोई 100 रुपया लेगा। 100 रुपये के सौदे के लिए 500 रुपये मार्जिन तो कोई नहीं लेगा। अगर उसको 100 रुपये के सौदे का 500 रुपये मार्जिन ही दे रहा होगा तो वो सौदा ही नहीं खरीद लेगा।
इतना मार्जिन नहीं होता, तभी तो लोग फ्यूचर में काम करते हैं। उस दिन तेल उठाना था। अभी क्या पोजीशन आ गई कि तेल के स्टॉक बढ़े हुए हैं। पिछले 2-3 महीने से दुनिया में कोई आर्थिक गतिविधि हो नहीं रही, फैक्ट्रियां कारखाने बंद पड़े हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल नहीं, रेल बस हवाई जहाज सब बंद पड़े हैं। तेल कंज्यूम होगा कैसे? पेट्रोल डीजल लगेगा कहाँ? क्रूड ऑयल तो इस्तेमाल नहीं होता, मिलें बंद पड़ी हैं, तो कंजप्शन हो नहीं रही, प्रोडक्शन एकदम रोकी नहीं जा सकती, प्रोडक्शन तो हो रही है, लाखों करोड़ों बैरल तेल रोज उत्पादन होता है, वो कहाँ जाएगा? तो भरे पड़े हैं स्टॉक, कीमतें नीचे आ रही थी। अब मई का डिलीवरी लेने के लिए आपको उठाना पड़ेगा तेल, कहीं स्टॉक में पहुंचाना पड़ेगा, तो इतना पैसा दोगे, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन खर्च होगे, और उसको स्टॉक करने का भी खर्च आता है। आपके पास अपने भंडार तो है नहीं, स्टोर हाउस है नहीं, तो कैसे करोगे? तो अब उनको सौदे निपटाने पड़े, और निपटाने वाले इतने आ गए, खरीदने वाले कम आ गए। यही ऑपरेटर का कमाल होता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों शेयर मार्केट एक एक दिन में 2-3 हज़ार पॉइंट, BSE सेंसेक्स 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार पॉइंट का खेल हुआ, और निफ्टी में भी 500 हज़ार 2,000 3,000 पॉइंट का खेल हुआ, ऊपर नीचे मार्केट हुई। क्यों हुई? जिसने सौदा खरीदा शाम तक निपटाना है, उसको घबराहट होती है, उसको शाम तक सौदा स्किल अप करना है। इसलिए जो बड़े ऑपरेटर हैं वो भाव को ऊपर नीचे अपने पैसे के दम पे ले जाते हैं, और छोटा प्लेयर जो है, छोटा खिलाड़ी, उसमें लुटता है। ये इनबिल्ट गेम है। जिस तरह शहद देख कर मक्खी फंसती है और फिर फंसती जाती है, जैसे चाय में एक बिस्किट गिर जाए, दूसरे बिस्किट से निकालने लगते हैं, वो भी घुल जाता है, फिर तीसरे बिस्किट से दोनों निकालने, वो भी घुल जाते हैं। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ट्रेडिंग में लोगों को घाटा होता है, ये जुआ है, और घाटे को पूरा करने के लिए और खेलते हैं, और खेलते हैं, तो हारे हुए जुआरी की तरह खेलते हैं। विवेक बुद्धि काम नहीं करती, जजमेंट काम नहीं करती। हमें हजारों लोग कह चुके हैं कि जब दूसरों को सलाह देते हैं, बड़ी अच्छी सलाह होती है, उसके मुताबिक शेयर चलते हैं, जब खुद काम करते हैं तो घाटा होता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरे को सलाह देते हैं, ठंडे मन से सोच के दे सकते हैं। जब आप सौदे में फंसे होते हैं, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हारे हुए जुआरी की अकल काम नहीं करती। युधिष्ठिर जैसे अपना राजपाट कि अपनी स्त्री तक को दांव पे लगा गए, आम आदमी की क्या मिसाल है? खैर, तो इस तरह से भाव नीचे चले गए। अब लोग कहते हैं क्या भारत में 5 रुपये लीटर तेल क्यों नहीं बिक रहा है? इसलिए नहीं बिक रहा है, पहली बात तो दुनिया में 2 बड़ी मार्केट हैं, एक WTI और ब्रेंट क्रूड। हमारा जो भाव है इंडिया में, वो सौदा चलता है ज़्यादातर ब्रेंट से। हमारा न्यूयॉर्क का जो WTI क्रूड है, उस सौदे से प्रभावित नहीं होता। लेकिन अगर WTI में भाव नीचे आएंगे तो ब्रेंट क्रूड के भी नीचे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, पर उतना एग्जैक्ट नहीं चलेगा कि जितना WTI चलेगा उतना ब्रेंट में चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत का जो क्रूड है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग देशों कंपनियों के साथ किए हुए हैं, तो एकदम भाव तेज होता है या कम होता है, यह अक्लमंदी से किया गया है। एकदम भाव शूट अप कर जाए तो मान लीजिए भाव बढ़ेंगे नहीं, एकदम नीचे आ जाए तो नीचे नहीं आएगा। तो जनवरी में जो हमें एवरेज प्राइस एक क्रूड ऑयल बैरल के लिए देना पड़ता था, वो $63 था। मार्च तक आते आते ये $33-34 आ गया। उम्मीद है अप्रैल में ये $20 भी आ जाएगा। ये भी कम आएगा, लेकिन एकदम जो मार्केट में खड़े पैर आता है, वो तो शाम को गिरा, अगले दिन भाव नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ गए। लेकिन इंडिया का भाव एवरेज के हिसाब से चलता है लॉन्ग टर्म, तो उसमें इतना नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश में जो तेल पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल है, एविएशन फ्यूल है, अलग अलग फ्यूल है, उसका भाव मोबाइल ऑयल है, वो अकेला क्रूड ऑयल से नहीं चलता है, उसकी रिफाइनिंग का खर्चा आता है, ये तो कच्चे तेल का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, और इसमें आधे से ज़्यादा भाग तो लगभग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और कई चीज़ें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटीज़ हैं, इसी कारण से आज स्टेट में भाव अलग अलग है। लेकिन यस, भाव नीचे आने से भारत को फायदा होगा। आप ये देखें कि 2018-19 में हमारा जो तेल का बिल था $112 अरब था, जो कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपए बैठता है, क्योंकि भारत अपने जरूरत का 84% तेल आयात करता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अब 2019-20 साल में फाइनेंशियल ईयर में हमें उम्मीद है कि ये लगभग अनुमान है कि ये $105 अरब यानी कि लगभग 7.40 लाख करोड़ रुपए ये बिल रहेगा। अब 2020-21 में हो सकता है ये कोई $70-80 अरब के करीब आ जाए, जो कि
लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के करीब हो। इस तेल के भाव के गिरने से हमें 2-3 लाख करोड़ रुपए का सालाना फायदा भारत को देश के तौर पे हो सकता है। अब देखा होगा आपने पीछे, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट को लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है, राहत पैकेज देने पड़ रहे हैं मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को। जनधन महिलाओं के अकाउंट में 80 करोड़ राशन धारकों को 5 किलो अनाज फ्री देने के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट, और भी बहुत लाख करोड़ रुपए का खर्चा आना है। ये कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट इतने टैक्स तो बढ़ा नहीं सकती। और गवर्नमेंट की इनकम, जो आपको शायद पता होगा, पिछले 2-3 महीने से गवर्नमेंट की इनकम ही ठप हो रही है। जब आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट का टैक्स कहाँ से आएगा? आना बंद हो गया, खर्चा बढ़ गया। शराब एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है, शराब की दुकानें बंद पड़ी हैं। बड़ा सारी आर्थिक जीएसटी कहाँ से? कुछ नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टोल टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इसलिए ड्यूटी बढ़ा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है, और कुछ हद तक सही भी है, कि पेट्रोल वही आदमी खर्च करता है जिसका एक लेवल से इनकम ज़्यादा होती है। ये ठीक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डीजल की कीमतों का असर पड़ता है, खेतों में जो है मोटर पंप चलते हैं, पानी के पंप चलते हैं, और ट्रैक्टर चलते हैं, और इनमें भी डीजल खर्च होता है। लेकिन अधिकतर जो पेट्रोल है वो थोड़ा संपन्न या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ही इस्तेमाल करती है, इसलिए सरकार अधिकाधिक इसका फायदा उठा के टैक्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ाएगी। कुछ कम होगी पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, लेकिन शायद इतनी कम नहीं होगी। तो ये हमने आपको पूरी तरह से स्पष्ट किया कि तेल के भाव नेगेटिव गए थे एक दिन के लिए, कुछ देर के लिए, अगले दिनों वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए, पर आने वाले दिनों में मंदी दिखाई देगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आने वाले दिनों में तेल के भाव कम ही रहने हैं। किस लिए? डिमांड एंड सप्लाई के कर्व होती है। आप जानते हैं किसी चीज़ का भाव डिमांड एंड सप्लाई से होता है। अब सप्लाई अच्छी हो रही है। इलेक्ट्रिक कार, जिसका टेक्नोलॉजी के हिसाब से उम्मीद थी कि 2050 तक आएंगी, अब दिखाई दे रहा है कि 2030 तक जहाँ तक आए इलेक्ट्रिक दौड़ेंगी। ट्रांसपोर्ट में तेल का खर्चा कम आएगा। इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका ने पहले 5-7 साल में क्या किया, उसने तेल की प्रोडक्शन अपनी रोकी हुई थी, जानबूझ के कम प्रोड्यूस कर रहा था, कुएं ढक के रखे हुए थे। अब वहाँ शेल गैस और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं, प्रोडक्शन एकदम बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन बढ़ गई। उनको पता है कि रिजर्व जो 2050 में खत्म होने की उम्मीद थी, अब रिजर्व बहुत लंबा चलेंगे, तो जल्दी नहीं थी। पहले अमेरिका ने अपने रिजर्व रखे हुए थे कि जब तेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब मैं अपना रिजर्व खोल लूँगा। अब वो चीज़ नौबत दिखाई नहीं दे रही, तो उसने अभी से अपने रिजर्व खोलने शुरू कर दिए हैं। सप्लाई बढ़ गई है, अब इसमें कंपटीशन लगा है। ओपेक देश, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश, रूस भी बड़ा सप्लायर है। इन लोगों ने सोचा था कि भाव बढ़ाएं मिलके, लेकिन आपस में एकता नहीं हुई, क्योंकि अगर भाव बढ़ाने तो प्रोडक्शन कट करनी पड़ेगी, कोई नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। अब जो पिछले 50-100 साल में जो जितने ऑयल गल्फ कंट्रीज हैं, पश्चिमी एशिया के देश हैं, एकदम समृद्ध हुए हैं, वो तेल से हुए हैं। अब तेल की कीमतें गई, वहाँ के हालात बदल जाएंगे। भारत में जो बहुत बड़ा भाग जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज का है, जो हमारे बाहर वर्कर गए हुए हैं, उनके रिमिटेंस से आता है, और बहुत पर्शियन गल्फ कंट्रीज और इन पश्चिमी एशिया के देशों से, ऑयल कंट्रीज, इनसे आता है। अब वहाँ जो इकोनॉमी ठप पड़ेगी तो पैसा आना भी कम होगा। दुनिया भर में यूरोप और अन्य देशों की इकोनॉमी प्रभावित होगी, वहाँ लाखों करोड़ों इंडियन गए हुए हैं, उनका पैसा रिमिटेंस होगा, ये इफेक्ट होगा। चीन जो है इंपोर्टर है, इंडिया भी इंपोर्टर है बड़ा ऑयल का, हमें फायदा होगा। वर्ल्ड बैंक का तो यहाँ तक अनुमान है कि केवल दुनिया में बड़े देशों में चीन और इंडिया की इकोनॉमी बची रहेगी, बाकी दुनिया की सारी इकोनॉमी नेगेटिव चली जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि चीन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। जब इस कोरोना से निपट लेगा, सारी दुनिया चीन से निपटने लग जाएगी। जापान, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और कई देश अपनी फैक्ट्रियां जो अपनी चीन से निकालना शुरू कर देंगी। चीन भरोसेमंद नहीं रहा, और वो फैक्ट्रियां कहाँ ले जाएंगे? वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया। लेकिन इंडिया उसका एक बहुत बड़ा बेस बन सकता है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद दुनिया को विश्व शक्ति के तौर पे आने वाले वर्षों में सहायक होगी। पहले ही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया को पूरी लीडरशिप दे रहे हैं, दुनिया भर को दवाई हम सप्लाई कर रहे हैं। चीन का माल जहाँ भी जा रहा है घटिया हो रहा है। फेस मास्क, किट जो है, टेस्टिंग किट्स, सब दुनिया वापस कर रही है। भारत के माल में कभी ऐसी शिकायत नहीं आई। हमारी
प्रोडक्शन बढ़ेगी। हम चीन के ऊपर बहुत माल इंपोर्ट करते थे, पूजे ये दवाइयाँ, उनकी हमारी डिपेंडेंस कम होगी। और भारत के लोगों में बड़ी इनोवेशन है, बड़े एंटरप्राइजिंग है, बड़ी बुद्धि इंक्यूजिटिव है, बड़े इनोवेटिव है, बड़े नए नए तरीके खोजने में बड़े तेज हैं। हमारे वैज्ञानिक बड़े तेज हैं। मोदी जी ने पहले ही कॉल दिया है, उन्होंने देश को आह्वान किया है, देश के युवा, हमारी जो देश है, हमारे वैज्ञानिक इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे सोचें और भारत को आगे, कहीं आगे से भी आगे ले जाएं। झटका लगेगा लेकिन हम बहुत तेजी से उभरेंगे। जय हिंद।